नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप तिवारी फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा पीसीएसजे, एपीओ की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं चंद्रा जुडिशियल क्लासेस में, जिसमें से मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी मेरी एक क्लास चल रही है। दूसरी क्लास बच्चों ने डिमांड किया कि सर मुझे जो नया एक्ट आया है, जो पुराना दंड प्रक्रिया संहिता था, उसको रिप्लेसमेंट करके जो नया आया है, नया क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो आया है, इसमें चर्चा करने के लिए इस क्लास को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चों ने मैसेज किया। तो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, इसमें हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है और जो बीएनएस है, भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम, जो बीएनएस है और जो बीएनएसएस है, इन दोनों का क्या काम है, ये इनमें क्या प्रावधान है, इनके थ्रू हमें क्या पता चलता है, समाज में इससे रिलेटेड कौन कौन सी, इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें प्रावधानित हैं, क्या महत्वपूर्ण है, हम पहले इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जगह नहीं है तो जगह हमको बनाना है और हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जो बीएनएस है, क्या है? बीएनएस। और उसके बाद हम बीएनएस में देखेंगे भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम। ये जो है, ये हमारे समाज में जितने प्रकार के अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों को दंडित करने के लिए, उन जो कार्य किए जा रहे हैं, उस एक्ट का जो कि गलत है, विधि द्वारा विरुद्ध है, उस एक्ट का पनिशमेंट के प्रावधान बीएनएस करती है। इसी प्रकार आईपीसी थी, जिसके रिप्लेसमेंट करके, जिसके जगह पर बीएनएस आया है। अब कैसे अपराधों का, तो चैप्टर वाइज चैप्टर और सेक्शन वाइज सेक्शन इसमें बताए गए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला हम देखते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अगर कोई ऐसा अपराध है जो किसके विरुद्ध हो रहा है? प्रॉपर्टी के विरुद्ध हो रहा है। और दूसरा अपराध जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन से रिलेटेड जो अपराध हो रहे हैं। फिर उसके बाद वुमेन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, उसके बाद महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हो रहे हैं, फिर बच्चों से रिलेटेड जो अपराध हो रहे हैं। ऐसे अपराध समाज में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड हो रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड हो रहे हैं, ऐसे बहुत से अपराध। तो जब ये अपराध होता है, तो इस अपराध के एवज में अगर दंड का प्रावधान ना हो, तो लोगों के अंदर डर ही ना हो, हर कोई अपराध में लिप्त हो जाए। तो इस अपराध को रोकने के लिए एक दंड का प्रावधान किया गया, जिसके लिए बनाया गया बीएनएस।
आप अगर चोरी कर रहे हैं उसके लिए दंड है, आप अगर लूट कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं उसके लिए दंड है, आप अगर किसी को किसी महिलाओं के अगर अगेंस्ट कोई अपराध कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अपराध जो है ये बीएनएस में बताया। तो बीएनएस सिर्फ दंड का प्रावधान करती है कि हम कोई अगर कार्य करते हैं, हम कोई अगर एक्ट कर देते हैं और ऐसा कार्य जो विधि द्वारा विरुद्ध है, जिसको विधि ये मानती है कि ये कार्य गलत है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है चाहे वो जिसके अगेंस्ट हो, तो वो दंड का प्रावधान होता है। और हमको दंड कहां से पता चलता है? तो दंड हमको बताती है बीएनएस। ठीक है, अब हमने बीएनएस देख लिया। अब हम बीएनएस में चर्चा करेंगे, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हम बीएनएस में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको, ताकि आपको भारतीय जो ये हम बीएनएसएस पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ जाए, इसलिए हमने बीएनएस में थोड़ा चर्चा की। अब हम आते हैं बीएनएस। अब ये जो हम आज क्लास चालू कर रहे हैं, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, अब ये क्या है? अब ये है, अब इसको हम क्या कहेंगे? अब ये है बीएनएसएस। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीएनएस, बीएनएसएस। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको, अब इसका कार्य क्या होता है? बीएनएस को तो हम समझ गए, लेकिन अब इसका कार्य क्या होता है इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका कार्य ये जो है, जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, जितने प्रकार के हमने अपराध की बात की है, उनमें से पहले नंबर का चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, दूसरे नंबर का चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड बॉडी से हो, तीसरा वुमेन से रिलेटेड हो, और चौथा चाइल्ड से रिलेटेड हो, या इस तरह के अपराध जो विधि द्वारा विरुद्ध हैं, जिनको विधि मानती है कि ये अपराध हैं, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, तो वह व्यक्ति जो अपराध करता है, मतलब एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियुक्त। वह व्यक्ति जो अपराध कर देता है उसको क्या कहते हैं? हम अभियुक्त कहते हैं। तो अब अभियुक्त का बचाव कहां पे है? अभियुक्त के लिए जो बनाई गई है, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि बीएनएसएस का हीरो कौन है, अगर हम फिल्म में आए तो ये एक निगेटिव रोल पे अदा करती है। हम जैसे पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि इस फिल्म में कौन हीरो है। इसी तरह जब हमसे कोई पूछे कि बीएनएसएस का हीरो कौन है, तो हम कहेंगे कि अभियुक्त है। क्यों अभियुक्त है? जब आगे हम बीएनएसएस पढ़ेंगे और जब आप एक का एक सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका हीरो अभियुक्त क्यों है। आपके मन में आएगा कि सर अपराध तो पीड़ित के उसमें हो रहा है, तो प्रावधान तो पीड़ित के लिए होना चाहिए, उसके लिए न्याय होना चाहिए, लेकिन जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है, यह अभियुक्त का बचाव करती है, ना कि पीड़ित का बचाव करती है। कैसे करती है? अब देखिए, पहले हम ये जाने कि बीएनएसएस में कितने लोगों का रोल होता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इसका मैन पावर किसके पास होती है, इसको हम पहले चर्चा कर ले कि इसमें कौन कौन आता है। ठीक है, तो हमने ये देखा। उसके बाद अब हम देखेंगे, चूंकि देखिए जगह नहीं है इसलिए यही बताया जा रहा है। अब जो पीपीटी बनेगी उसमें जगह छुड़वाया जाएगा। अभी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब थोड़ा सा ऐसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन होता है। देखिए हम चेक करते हैं अगर कहीं जगह खाली है तो, चलिए इसी में देखते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं कि बीएनएसएस में कौन कौन व्यक्ति है जिसका सबसे ज्यादा रोल होता है और कौन कौन इसमें है। ठीक है, तो हम देखेंगे, याद रखिएगा कि क्रिमिनल कोर्ट का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, पहले हम उसमें आएंगे, तो वो होता है हाई कोर्ट। कौन होता है? हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें दिख नहीं रहा है, फिर भी हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपके लिए पेज जरूर छोड़ा जाएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा सेशन कोर्ट। फिर उसके बाद आप देखते होंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और लास्ट जो एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 तरह की कोर्टों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता पुरानी वाली 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इन 4 लोगों का इसमें विशेष रोल है। कौन कौन? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट। पहला रोल जो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद और कौन इसमें आता है, तो अब दूसरा आएगा, इसमें हम दूसरा देखेंगे। अभी मैं ओवरऑल आपको समझा रहा हूं सीआरपीसी, ताकि अब जब यहाँ पे हम सेक्शन 2 में जब बात करेंगे, जब हम आपको डिफिनेशन पढ़ाएंगे, जब आपको हम परिभाषा बताएंगे, तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस किताब में ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये लोगों का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर में कौन आता है, तो दूसरे नंबर में आता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों आते हैं। अब तीसरे नंबर में कौन आता है, तीसरे नंबर में आते हैं पुलिस, और चौथे नंबर में कौन आता है, तो पीपी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एपीओ। ठीक है, ये इतने लोग इसमें वो होते हैं, लेकिन इसका इन सब का हीरो कौन होता है, तो ये होता है अभियुक्त। कौन होता है? अभियुक्त। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे, आपको हमने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता में 4 ऐसे रोल हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 5। पहला होता है न्यायालय। न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय होने चाहिए, कौन कौन प्रावधान है, तो हाई कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है। अब आपको लगेगा सर सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मैं अभी इस एक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इस एक्ट की बात कर रहा हूं। तो आपको अभी सारे नेत्र, सारे दिमाग के दरवाजे बंद कर कर और एकमात्र दरवाजा खोलकर कि हम अभी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, मतलब बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले में आता है हाई कोर्ट, दूसरे नंबर में सेशन कोर्ट, तीसरे नंबर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चौथे नंबर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ के और सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद जब आप वहां पहुंचेंगे, तब आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप अपने नाम के आगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा रोल किसका होता है, तो दूसरा रोल इसमें होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों रोल होता है, इसमें अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा कौन आता है, तो तीसरे नंबर में आता है पुलिस, और तीसरे के बाद चौथे नंबर में कौन आता है, तो चौथे नंबर में आता है एडीपीओ, पीपी। ठीक है, जो एडीपीओ,
जो सह जिला लोक अभियोजक अधिकारी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है, और जो मुख्य होता है वो होता है अभियुक्त। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, आपसे कोई पूछे कि स्टेट गवर्नमेंट किसको किसको किसके किसके अधीन, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन अधीन होता है, तो याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है कौन कौन। पहला होता है पुलिस, दूसरा एडीपीओ, एपीपीओ और पीपीओ, और तीसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आपके मन में आएगा सर सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीन होते हैं, तो ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में मुख्य रूप से किसका किसका रोल होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी हेडिंग, देखिए इसकी हेडिंग है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो है 2023 में आया था, लेकिन इसको लागू होते होते, क्योंकि अब जब पहले अधिनियम आता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में इसको देखा जाता है, फिर विपक्ष और पक्ष के मत इसमें शामिल होते हैं, उसके बाद जाके ये एक्ट बनता है जो गजट द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये 1 जुलाई 2024 को प्रकाशित हुआ, मतलब लागू हुआ। ठीक है, अब आइए इसकी हम देखते हैं ये क्या है, इसका क्या काम है। देखिए ये कहता है एन एक्ट टू consolidate and amendment the law relating to criminal procedure be it extended by parliament in the 1714 year of the Republic of India as follow। ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, ठीक है ना, समेकन और संशोधन करना, इसका क्या काम है दंड प्रक्रिया संहिता का, तो ये समेकन करेगी और संशोधन करेगी। मतलब कंसोलिडेट और अमेंडमेंट, इसका 2 काम होगा। और यह अधिनियम भारत गणराज्य के 74वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। अब याद रखिएगा, इसमें एक प्रश्न बनेगा। अब आपसे पूछता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन रहेगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है संशोधन करना और समेकन करना। ठीक है, और ये कौन से गणराज्य द्वारा आया, तो ये 74वें गणराज्य, भारत के गणराज्य 74वें वर्ष में सांसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें इतना समझना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य जो है वो इस एक्ट में संशोधन कर सकती है कोई चीज, या क्या कर सकती है, समेकन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है या समेकन कर सकती है, ये काम ये कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आइए। देखिए ये हमने इसलिए पिक्चर्स डाली है कि याद रखिए कि जब भी ये इस कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट होता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो समाज के अगेंस्ट हो, तो सबसे पहले उसको यहीं आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है, पुलिस स्टेशन, इसलिए इसको डाला गया है। कहाँ आना पड़ता है, पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ आके अब पीड़ित जो होगा वो अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में यहाँ अवगत कराएगा, इसलिए इसको डाला गया है। ठीक है,
चलिए इतना आप जानते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब सेक्शन 1 देखना है। हमने देखा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संशोधन करना और समेकन करना। लेकिन अब सेक्शन 1 क्या कहता है, अध्याय 1 प्रारंभिक, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है सेक्शन 1 कहता है, ये सेक्शन 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। याद रखिएगा सेक्शन 1 4 चीजें बताता है। इसका नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है और इसका प्रारंभ क्या है। 3 चीजें ये बताता है। एक एक करके हम देखेंगे, इससे एक क्वेश्चन प्री में जरूर बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ये कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 है। याद रखिएगा क्या है, ये कह रहा है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कॉल्ड शब्द जो है दिमाग में रखिएगा, ये पूछेगा कि इस अधिनियम का क्या नाम है, तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा कहता है इसमें इस संहिता के अध्याय। अब देखा नाम तो हमने पढ़ लिया, ये हो गया नाम। अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहां है। क्या पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहां है, ठीक है। तो इसका विस्तार देखिए कहां है। ये मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग समझिए, लोग इसको पढ़ के परेशान हो जाते हैं। अब इसका विस्तार कहता है कि इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध। मतलब ये जो संहिता है, इस संहिता का अगर कोई अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 जो है वह कहां लागू नहीं होगा और बाकी सारे लागू होंगे, तो वो ऐसी जगह पे लागू नहीं होगा जो क्षेत्र क्या है, नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को छोड़कर लागू नहीं होगा। याद रखिएगा ये कह रहा है इसका विस्तार कहां है, तो संपूर्ण भारत पर है इसका विस्तार, लेकिन अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 जो है वह नागालैंड राज्य में और जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, बाकी सारे एक्ट लागू होंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। देखिए फिर बार एक बात देखिए, इस संहिता का अध्याय मतलब ये जो एक्ट है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, वो कहां, उसका कौन सा चैप्टर कहां लागू नहीं होगा ये बता रहा। विस्तार हम पढ़ रहे हैं ना, तो विस्तार में हम देखेंगे कि कौन सी चीजें, ये कहां तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार तो संपूर्ण भारत पर है, लेकिन कुछ इस एक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं। कौन से चैप्टर, जो चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये जो 3 चैप्टर हैं, ये चैप्टर कहां लागू नहीं होंगे, इनके उपबंध कहां लागू नहीं होंगे, तो इनके उपबंध नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे। समझ में आई बात। मतलब ये जो है, ये जो है यहां पर, कहां पे, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर चैप्टर 9, 11, 12 लागू नहीं होंगे, बाकी सारे प्रावधान यहां भी लागू होंगे। ये प्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछता है कि सीआरपीसी की या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की कौन सा अध्याय नागालैंड राज्य पे, जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होता है, और अध्याय दिया रहेगा चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12 ऑप्शन ए में,
ऑप्शन बी में दिया रहेगा चैप्टर 9, चैप्टर 14, चैप्टर 13। तो हमको याद रखना है कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में चैप्टर 9 और चैप्टर 11 और चैप्टर 12 लागू नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात ना? बाकी सारे एक्ट लागू होते हैं। ठीक है ना? देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 and 12 देयर ऑफ सेल नॉट अप्लाई। इसमें हमको जाना है सेल नॉट अप्लाई, और कहां पे नहीं होगा हमको ये देखना है। तो सेल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, कहां पे नहीं लागू होगा? तो क्या कह रहा है? टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, देन टू द ट्राइब एरियाज। मतलब ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान में, इस एक्ट में जो भी प्रावधान है उनमें से कुछ चैप्टर जैसे 9, 11 और 12 जो है वो सेल नॉट अप्लाई, मतलब यह तीनों जो चैप्टर हैं यह नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आपसे अगर पूछे कि कौन भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की कौन सा चैप्टर जनजाति और नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 11, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, लेकिन कुछ इस संहिता के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 9, 11 और 12 हैं जो कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आगे प्रावधान होगा, ये कब लागू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु देखिए आया ना, मैंने कहा था, अब देखिए लागू नहीं, लेकिन क्या बताया कि कब लागू होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस एक्ट में राज्य सरकार का भी रोल होता है और केंद्र सरकार का भी रोल होता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो अब कैसे होता है, अब यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कितना इसमें अपना पावर वो करती है। अब क्या कह रहा है, आपने वहां पढ़ा कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में 11 और 9, 11 और 12 जो है वो लागू नहीं होंगे, लेकिन अब कब लागू हो जाएंगे? किंतु संबद्ध सरकार, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध या उनमें से किसी भी, किसको कह रहा है? राज्य सरकार को। किसके द्वारा? नोटिस के द्वारा। ऐसे उपबंध या उसमें से किसी भी यथा स्थिति संपूर्ण नागालैंड में या राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उसके किसी भाग पर या ऐसे किसी अनुपूरक या अनुसांगिक या परिणामिक उपरांतों सहित लागू कर सकेगी, जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट करे। अब देखिए, आपने वहां पढ़ा कि जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है ये संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन इसके कुछ चैप्टर हैं, वो 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर? 9, 11 और 12, जो कहां लागू नहीं होंगे? वो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है? लेकिन अब वो भी चैप्टर वहां लागू हो सकते हैं, लेकिन कैसे लागू हो सकते हैं? जब राज्य सरकार चाहे, जैसे ही उस जगह का स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, अगर वो चाहता है कि नागालैंड जो राज्य है, जो स्टेट है, जो उसमें से किसी भी या संपूर्ण भाग पर या उसके कुछ भाग पर या पूर्णतः तरीके से या कुछ प्रावधानों को अगर सरकार चाहे तो वो अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में 9, 11 और 12 भी लागू कर सकती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब हम इंग्लिश में देख लें।
देखिए लिखा है ना, स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन, वही जो हमने आपको बताया, क्या करके, अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन, अप्लाई सच प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन वहां मना किया गया, और एनी ऑफ देन टू द होल ऑफ पार्ट, द होल मतलब कुछ भाग, चाहे तो पूरा या थोड़ा भाग, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द स्टेट नागालैंड और सच ट्राइब एरियाज हैज द केस मे बी विथ सच, ये कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसे चैप्टर को जो 9, 11 और 12 है उसको वो चाहे तो वहां पर जहां शुरू पे हमने पढ़ा कि मना है नागालैंड जनजाति क्षेत्र में, वहां लागू कर सकती है। अब अगर वो चाहे तो संपूर्ण नागालैंड में लागू कर ले नोटिफिकेशन करके, या उसके कुछ भाग में, और वो चाहे तो पूर्णतः प्रावधान लागू कर ले या उसका कुछ भाग लागू कर सकती है। ये प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट को है। अब आपसे इस पर दूसरा प्रश्न बन सकता है, पहला प्रश्न तो आपको हमने बता दिया था, लेकिन अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, कैसे बनेगा? तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर चैप्टर 11, 9 और 12 अधिसूचना द्वारा जारी करके कौन लागू करा सकता है? अब वहां पे लिखा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, डी। अब बताइए, अब जब अगर आप यहां बारीकी से नहीं पढ़े हैं तो आप गलती कर देंगे, और लोग कर देते हैं, और फिर बाद में लगता है कि मैंने एक सिली मिस्टेक किया। उससे मतलब नहीं है, आप सिली मिस्टेक करें या पूर्णतः मिस्टेक करें, आप बाहर हैं मतलब बाहर हैं। हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको बार बार दिमाग में रिकॉल करते रहना है, और अगर हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम अगर एक्ट को, याद रखिएगा मैंने बार बार आप लोगों को एक बात समझाया है, हमें कुछ कचड़ा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एग्जाम और अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, उन्हीं शब्दों में ध्यान देना है। हमें ज्ञाता नहीं बनना है लॉ का। पूरा जीवन है, जब आप जज बन जाएंगे, जब आप सिविल जज बन जाएंगे, जब आप हाईकोर्ट के जज बन जाएंगे, पूरा जीवन है सीखने के लिए। सीखिए जो लॉ सीखना है। अभी हमने आपको 2 लाइन पढ़ाई है, 2 लाइन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन बताया ये अधिनियम कब आया, कब लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन बताया इसका विस्तार कहां है, इसका नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन बताया कि इस एक्ट का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कहां लागू नहीं होता है, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके ऐसे एक्ट, ऐसे चैप्टरों को जो 11, 12 और 9 है, उनको चाहे अधिसूचना जारी करके उस जगह पर, कहां, किस जगह पर, नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर लागू कर सकता है। 4 क्वेश्चन बने। यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एक्ट में, कोई ऊपर से नहीं आता है, बशर्ते आपको क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप बार बार बेयर एक्ट पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप PYQ सॉल्व करेंगे। और एक सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बीच में मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, उसके बाद इतना आपने समझ लिया है। अब आप एक बात, एक सूचना आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 1 में हमने पढ़ा, फिर से एक बार रिकॉल करिए हमारे साथ। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि मैंने आपको 10 सेक्शन पढ़ा के चले गए, वो आपसे आ नहीं रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर मैं आपको पढ़ाया हूं तो आप उसको बोलिए, आप मुझसे 2 ही सेक्शन पढ़िए, लेकिन वो 2 सेक्शन आप बोलिए, आपको आना चाहिए वो 2 सेक्शन। और अगर आप वो 2 सेक्शन नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का और क्या मतलब है पढ़ने का।
बहुत टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, बहुत टीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाला टीचर बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। और सबसे जरूरी ये है कि आप उस टीचर से पढ़िए जिसको आप समझ पा रहे हैं, जो आपकी कमजोरियों को पकड़ पा रहा है, जो आपके मन की बातों को देख पा रहा है, उस टीचर से आप पढ़िए। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रही है, मुझसे बिल्कुल मत पढ़िए, अपना समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं। देखिए स्पष्टीकरण क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। देखिए इस धारा में जनजातीय क्षेत्र, अब हमने वहां पढ़ा था ना कि जनजातीय क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, लेकिन मन में आया कि जनजातीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए एक्ट बता रहा है कि जो इस धारा में जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द से हम क्या अर्थ निकालेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे, ये यहां बता रहा है। कहां बता रहा है? स्पष्टीकरण में। ये कह रहा है कि जनजाति क्षेत्र से मतलब है, अभिप्रेत मतलब उसका अर्थ, ये कहता है जनजाति क्षेत्र से अभिप्रेत है, क्या है? जनजाति क्षेत्र से अभिप्रेत है जो 1 जनवरी 1972 के ठीक पहले, कब? 1 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची में, ये एक बार प्री में पूछा गया था कि पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्र से भिन्न है। ये कह रहा है कि जनजाति क्षेत्र को हम वो समझेंगे, वो अर्थ लगाएंगे जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की पैरा 20 में बताया गया है। ठीक है, अब ये पूछा था प्री में कि जनजाति क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, और नीचे लिखा था भारतीय संविधान के छठी अनुसूची की पैरा 20 के अनुसार। दूसरा था भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की पैरा 25 के द्वारा अनुसार, और तीसरा था भारतीय संविधान के छठी अनुसूची की पैरा 30 के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो इसमें याद करने वाली चीज है, जो पकड़ने वाली चीज है, वो पैरा 20 है। क्या है? ये शब्द, इसी से प्री का प्रश्न बनता है। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि पैरा 20 शब्द को पकड़ के रखना है। किसको पकड़ के रखना है? हमको भी पकड़ के रखना है असम में रिफर टू इन द पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विथ हिम द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ द। ये कह रहा है कि पैरा 20 में जो बताया गया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में, वही उसी का अर्थ है जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा हमने देखा था और कहां लागू नहीं होती है, तो ऐसी तारीख पर जो भारत सरकार राजपत्र सूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, अब देखिए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है सेक्शन 2। याद रखिएगा, कोई भी एक्ट जब आप पढ़िए, चाहे वो आईपीसी पढ़ें, आप बीएनएस पढ़ें, या एविडेंस पढ़ें, या सीआरपीसी पढ़ें, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, या कोई भी एक्ट पढ़िए आप, सबसे पहले आपको उसका जो डिफिनीशियन होता है, जो परिभाषा होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने उसको बेहतर कर लिया तो आप समझिए पूरा एक्ट समझ लिया। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपको समझ में आया। सेक्शन 1 में 3 चीजें पूछा, नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम आपने पढ़ ही लिया, विस्तार आपने देख लिया, कहाँ पे ये लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा, और जहां लागू नहीं होगा
तो किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, ये आपने देख लिया है। याद रखिएगा, जब भी मेरी क्लास लीजिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए और जो मैं अपने शब्दों में बताता हूं उसको आप जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा, परिभाषाएं देखिए, ठीक है ना। देखिए सेक्शन 2 परिभाषाएं। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अब देखिए इसको अमेंडमेंट किया गया है, ये पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता पे नहीं था। क्या अमेंडमेंट किया गया है, सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक है इसको क्या किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है, ये ऐड किया गया है। shall included use the any communication device for the purpose of video conferencing recording of the purpose the, ठीक है ना, purpose of identification such and of evidence, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक communication and for such otherwise purpose anywise such other means of the state government may be by rules provided। ये जो जोड़ा गया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये अभी अमेंडमेंट किया गया है, ये पहले परिभाषा में नहीं था। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है, पहला जो आता है वो है पर्पस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो आप क्या देखते हैं, वीडियो कॉल में जो आप बात करते हैं और इसका प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं और अभिलिखित कराना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रेषण और ऐसे अन्य परिजनों के लिए किसी सूचना युक्त का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिससे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। ये कह रहा है कि जो ये सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक है इसका इससे अभिप्रेत है कि अगर आप ऑडियो या वीडियो के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या ऐसे प्रयोजन के लिए आप किसी उद्देशिका द्वारा कोई अभिलिखित करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ये इसलिए जोड़ा गया है कि आप देखते हैं कि आए दिन व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपराध हो रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा अपराध हो रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में लोग व्हाट्सएप से अपराध को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, या हम कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, तो वो जो कॉल डिटेल है, वो जो वीडियो ऑडियो बातचीत है, उसको हम कैसे साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे। तो इस चीज को इतना पुख्ता बना दिया गया है कि अगर अब आप किसी से व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं, वो चैट जो है वो भी एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा साक्ष्य बन गया है। ठीक है, चलिए ये इतना समझने लायक नहीं है, बस इसको ध्यान में रखिए। अब जो समझने लायक है वो यहां से शुरू होता है, ये है जमानत, बेल। देखिए बेल, मैं एक बात आपको बता दूं, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे एक एक चीज में। बेल का मतलब क्या होता है, जमानत क्या होता है, जमानत की आवश्यकता कब पड़ती है। तो देखिए जमानत की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को विधि विरुद्ध कार्य के द्वारा कोई ऐसी क्षति कारित कर देता है और उसके एवज में उस व्यक्ति के द्वारा जो कि क्षति कारित किया है, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में दंड का प्रावधान है और उसको उस दंड के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए या उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को छोड़ने के लिए जो एक तरह का बॉन्ड भराया जाता है, जमानत पत्र कहलाता है, जिसके एवज में वो छूटता है। ठीक है, ये मैं अपने शब्दों में बताया।
अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि के अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। ये भी ऐड किया गया जमानत, याद रखिएगा। 2B में आरोप था सीआरपीसी में, यहां बेल कर दिया गया। ये कह रहा है कि किसी अधिकारी के द्वारा, मतलब एनी ऑफिसर या किसी न्यायालय के द्वारा अगर कोई आरोपित शर्त किसी भी प्रकार के उसको छोड़ने के लिए, कोई किसको छोड़ने के लिए, एक्यूज्ड को छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त लगाई गई है और उस शर्त को उस व्यक्ति के द्वारा पूरा कर दिया जाता है, निष्पादित कर दिया जाता है, ताकि उसको जो विधि के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में रखा गया है, उससे उसको छोड़ दिया जाए, वो बॉन्ड कहलाता, बेल कहलाता है, जमानत पत्र कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें जमानत में? जमानत समझ में आया? अब देखिए इसमें एक पेज होगा, मैं आपको समझाता हूं तब आप समझ में आएगा। ये देखिए, ये इस तरह का कुछ पेज होता है। इस पेज के द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यहां पे क्या होगा, यहां पे उसका नाम होगा जिसके विरुद्ध उन्होंने अपराध किया है। जैसे मान लीजिए ए, मैं आपको दिखाता हूं जमानत क्या कहलाता है। यहां पे नाम होगा ए बनाम बी, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या, उपस्थिति, तो लिखा रहेगा कि प्रार्थी की ओर से विद्यमान अधिवक्ता श्री, यहाँ पे अधिवक्ता का नाम होगा जो भी आप एडवोकेट किए रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद राज्य और विधान जो और उसके जो पीड़ित का होगा अधिवक्ता एपीओ, उसका नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जिसके लिए उसको बंद किया गया है, जिस मामले में उसको बंद किया गया है उसका सार होगा, उसकी सारी बातें लिखी होंगी, जिस धारा के अंदर बंद किया गया है वो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और लास्ट में उनसे यह निवेदन किया जाएगा कि फला दिनांक को इनकी जमानत मंजूर हुई है, ये हम बॉन्ड भरा के ये हम जमानत पत्र दे रहे हैं कि जब भी कोर्ट के द्वारा इनको बुलाया जाएगा ये समय समय पर वहां उपस्थित होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह का जमानत होता है, और जैसे ही अभियुक्त के द्वारा ऐसा जमानत पत्र दे देता है वैसे ही उसको ऐसी न्यायिक अभिरक्षा से छोड़ दिया जाता है। तो अपने शब्दों में समझिए कि जमानत पत्र एक ऐसा पत्र होता है कि जब किसी ऐसे अभियुक्त को किसी न्यायिक अभिरक्षा से छोड़े जाने के लिए जो कोर्ट न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा जो शर्त अधिरोपित की गई है उस शर्त को वो पूरा करता है, वो जमानत पत्र कहलाता है। ठीक है, तो जमानत समझ में आ गई ना, ये इस तरह होता है, इसीलिए मैंने डाल दिया। अब देखिए जमानती अपराध क्या होता है, आपने जमानत पढ़ा, अब जमानती अपराध क्या होता है इसको देख लीजिए। ये कहता है, ये 2C में जमानती अपराध बताया गया है, ठीक है। ये कहता है कि ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत। अब देखिए इसमें दो चीजें बताता है, एक बताता है अजमानती अपराध, एक बताता है जमानती अपराध। तो जमानती अपराध में ये कहता है, ये प्री का क्वेश्चन है याद रखिएगा, जमानती अपराध के अंतर्गत ये कहता है कि ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जिसको प्रथम अनुसूची में, अनुसूची यहाँ शेड्यूल बताया गया, फर्स्ट शेड्यूल में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, वह जमानती अपराध कहलाता है।
सीधी सी बात अपने शब्दों में समझिए कि ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा है वो जमानती अपराध होता है, और अजमानती अपराध इससे भिन्न होता है। मतलब 2 साल या 2 साल से अधिक मृत्यु या जीवन कारावास की सजा जिसमें होती है वो अजमानती अपराध कहलाता है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। ठीक है, तो जमानती अपराध आपको समझ में आया ना? ये चीज दिमाग में रखिएगा। कौन सी चीज? जो मेन इंपॉर्टेंट है, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो ऐसी प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। ठीक है ना? लिखा है ना कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस, इसको हिंदी में जमानती अपराध कहते हैं और इंग्लिश में बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। मीन्स द ऑफेंस विच इन so as available in the first schedule of which in made available by any other law for the times being in the force, and non-available offense means by other offense। हमको यहां तक पढ़ना है, तो ये कह रहा है कि available offense के मतलब ये है कि means offense which in the of the available in the first schedule, पहली अनुसूची में, इन विच इन मेड बाई बिलेबल, जो पहली अनुसूची में जमानती अपराध बताया गया है, बनाया गया है, वही जमानती अपराध कहलाता है। ठीक है, तो आप हम जब बैरेट में पीछे देखेंगे वहां शेड्यूल बताया गया है। ठीक है ना? उस शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध अजमानती है। तो जिस जिस शेड्यूल में जो जो अपराध बताए गए कि जमानती हैं वो जमानती हैं, और जो अजमानती है वो अजमानती। ठीक है, चलिए जमानती अपराध आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जमानत पत्र क्या है। ये जमानत पत्र भी ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। तो देखिए हमने पढ़ा कि जमानती अपराध क्या होता है, अब हम देख रहे हैं जमानत पत्र क्या होता है। तो बेल बॉन्ड क्या कहलाता है? ठीक है ना? ये कहता है कि ये कह रहा है कि बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलायंस विथ द सिक्योरिटी। ये कह रहा है कि जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत। अब हम जैसे जब जमानत पत्र देते हैं, जैसे ही हम जमानत के लिए आवेदन करते हैं उसी तरह एक जमानत पत्र होता है, उसमें हम कुछ प्रतिभूति जो राशि लगाई जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम जमानत पत्र, जैसे ये एक जमानत पत्र हो गया, हमने एक जमानत पत्र दिया, उसके बाद उसमें एक राशि लगाई जाती है कि आपको 5,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये जो 5,000 का बॉन्ड देते हैं इसी को प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति मतलब पैसा देना। तो जो हम ये प्रतिभूति शब्द आ रहा है मतलब कुछ हम पैसा देते हैं। तो ये जो 5,000 की प्रतिभूति देते हैं हम अपने आप को छोड़े, अपने आप को रिहा करने के लिए, अभी तो 5,000 रुपए या 1,00,000 रुपए जो भी बॉन्ड लगाया जाता है वचन पत्र के द्वारा, उसको जैसे ही वो पेमेंट करता है अपने आप को छोड़े जाने के लिए, उसी को कहते हैं जमानत पत्र, बेल बॉन्ड कहलाता है ये। ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए आगे आइए, ये सब अभी ऐड किया गया है। अब देखिए बंद पत्र और बॉन्ड पत्र में क्या अंतर होता है ये जान लीजिए। बॉन्ड पत्र जो होता है, ठीक है, जो बॉन्ड पत्र अभी हमने पढ़ा है उसमें प्रतिभूति आवश्यक होती है। जो ये जमानत पत्र होता है, बेल बॉन्ड जो होता है, इसमें क्या आवश्यक होती है? ये बेल बॉन्ड जो होता है इसमें प्रतिभूति आवश्यक होती है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है ये। लेकिन जैसे ही हम क्या पढ़ते हैं आगे, जब हम पढ़ते हैं बंद पत्र, ये जो बंद पत्र हम पढ़ते हैं इसमें प्रतिभूति के बिना छोड़ा जाता है, मतलब इसमें कोई पैसे के रूप में कोई राशि नहीं लगती है, याद रखिएगा। वहां जमानत पत्र में हम जो बॉन्ड भरते हैं, बेल बॉन्ड भरते हैं, उसमें प्रतिभूति आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पे बंद पत्र में प्रतिभूति आवश्यक नहीं होती है, याद रखिएगा। बाकी सब सेम है।
बस ये समझिए कि प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए जो व्यक्तित्व बंद पत्र होता है, वचनबंद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बंद पत्र कहते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती सरकार को, वो सॉरी न्यायालय को। ठीक है, अब देखिए ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है, ये जोड़ा गया है अभी, लेकिन कैसे बन सकता है? आपको भरमाएगा कैसे कि बंद पत्र में प्रतिभूति आवश्यक है या नहीं? तो नहीं है, लेकिन जमानत पत्र में आवश्यक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है बंद पत्र। ठीक है, हमने बताया यहां पे सेम चीजें होती हैं, ठीक है ना, और सेम चीजों को वही शांति बनाए रखने के लिए जो बंद पत्र होता है, जैसे आप देखते हैं कि जहां पे 144 लागू होती थी पहले सीआरपीसी, उस 144 में जब देखता था पुलिस, या फिर मान लो कोई ऐसा कार्य होने वाला है जहां युक्त पुलिस को संदेह हो जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे न्यूसेंस पैदा करेगा, तो पुलिस पहले ही उस व्यक्ति से बॉन्ड भरा लेता है, बंद पत्र ले लेता है कि अगर आपने सिक्योरिटी प्रतिभूति कुछ नहीं लेता, लेकिन एक ऐसा बंद पत्र भरा लेता है कि अगर आप फला दिनांक से, मतलब एक, इसमें क्यों जरूरी नहीं सिक्योरिटी देख लीजिए, ये कहता है कि पहले ही अगर ए है और इसको लगता है कि ए के द्वारा हाल ही में जैसे अभी मांग का मेला चालू होने वाला है, अब अगर मान लीजिए नामचीन यहाँ अपराधी हैं, उनको पता है कि ये अपराध में लिप्त है, अब अगर उनको लगता है कि ये मेले में किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस पैदा कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोई अपराध कर सकते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? उनसे बंद पत्र निष्पादित करा लेगी, एक बॉन्ड भरा लेगी, बंद पत्र निष्पादित करेगी, और बॉन्ड में क्या करेगी? ए से कहेगी कि तुम इस बॉन्ड को भरो और ये सिक्योरिटी दो, ये गारंटी दो कि तुम 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस पैदा नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो एक लिखित तौर पर गारंटी देते हैं उसी को हम बॉन्ड कहते हैं, और जो सिक्योरिटी के बिना होता है, प्रतिभूति के बिना होता है। लेकिन जब जमानत पत्र भराया जाता है तब वो व्यक्ति कहां होता है? तब वो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में होता है, वहां पे सिक्योरिटी जरूरी होती है, क्योंकि यहां पे अपराध होने की संभावना है, हम पहले ही सिक्योरिटी ले रहे हैं कि तुम ऐसा। देखिए आप रिकॉल करिए, हम थोड़ा सा घर से रिकॉल करेंगे। देखिए जब घर में फंक्शन होता है, शादी होता है या कुछ होने वाला होता है, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो उन बच्चों को जिनको जानते हैं कि ये शरारती हैं, ये कुछ में कुछ शरारत करेंगे, और जिससे ये जो ये हम फंक्शन कर रहे हैं इसमें कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो क्या करेंगे? उन बच्चों को वो क्या करते हैं? नोटिस कराते, डांटते हैं कि अगर तुम इतने तारीख से इतने तारीख तक शांत नहीं रहे तो तुमको घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह बॉन्ड भराया जाता है कि अगर लगता है एसडीएम को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि इस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई न्यूसेंस करेगा, तो वो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति से बॉन्ड भराएगा जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिभूति इसमें नहीं लगती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा और वेल बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आरोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2F में आरोप बताया गया है, चार्ज बताया गया। याद रखिए जो सीआरपीसी था उसमें 2B में आरोप बताया गया था, और कहां बताया गया था? तो उसमें सेक्शन 111 से लेके और 111 में भी आरोप बताया गया था। ठीक है ना। अब ये चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के अंतर्गत जब आरोप एक से अधिक शीर्ष हो या आरोपों का कोई भी शीर्ष हो, वो आरोप कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, उस समय जब अपराध करने के बाद जो धाराएं लगाई जाती हैं, तो चाहे वो एक धारा हो या एक से अधिक धाराएं हो, उन धाराओं में उन सेक्शन के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है वही आरोप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, ए और बी के बीच में मारपीट होती है। अब ए ने बी को मार दिया। अब ए ने जब मारा बी को,
तो इसने क्या किया कि बी को 1-2 तमाचा मार दिया, ठीक है ना, तो 323 लग गई। ये पुरानी आईपीसी की मैं बात बता रहा हूँ, बीएनएस की नहीं, ठीक है। और उसके बाद 294 लग गया। इसी तरह 4-5 सेक्शन इसमें लगा दिए। तो अब ये चाहे एक आरोप हो या एक से अधिक आरोप का शीर्ष हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, आरोप कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है। इंक्लूडिंग एनी हैज टू चार्ज व्हेन द चार्ज, है ना, कॉन्टिनेंस मोर हैंड देन ऑन, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, बस ये समझिए कि आरोप का मतलब क्या होता है। चलिए, अब हम आते हैं संज्ञेय अपराध। ये पहले सीआरपीसी में 2C में था, अब ये बताया है 2G में। कॉन्जुगल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध क्या कहलाता है? ये कहता है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि अपराध दो तरह के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में या संज्ञेय मामले में जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेती है, वो संज्ञेय मामला कहलाता है। कैसे? देखिए क्या लिखा है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेता है, वो संज्ञेय अपराध कहलाता है। ये कब करता है? जब ऐसा व्यक्ति 2 साल तक या 2 साल से अधिक मृत्यु या जीवन कारावास से संबंधित कोई अपराध करता है, तब पुलिस उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और उस समय पर वो संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला कहलाता है। समझ में आई बात? इंग्लिश में देख लीजिए। कॉन्जुगल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच एंड कॉन्जुगल केस मीन्स case in which a police officer may, in accordance with the first schedule of under any other law for the time being, enforce arrest without warrant। ये शब्द, ये प्री का क्वेश्चन है। जैसे ही कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करती है, वह संज्ञेय अपराध या कॉन्जुगल ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपको फोटो दिख रही होगी, इसमें तरह तरह के वेपन्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये जो वेपन्स पड़ा हुआ है, इस वेपन्स के साथ ए बी और सी, ये एक कमरे में इतने सारे वेपन्स रख के बैठे हुए हैं और पुलिस को किसी डी के द्वारा सूचना दे दी जाती है कि फला मोहल्ले में फला कमरे में इतने लोगों हथियार लेस बैठे हुए। अब अगर पुलिस वहां जाती है और देखती है कि बी के कब्जे में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो क्या ए वहां पे पुलिस वारंट लेने जाएगी? क्योंकि वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, तो वारंट तो नहीं ले पाएगी। अब वहां पे पुलिस क्या करेगी? अब वहां पे पुलिस ऐसे बड़े अपराध को रोकने के लिए कि कोई ऐसा, चूंकि अब इतने खतरनाक हथियार वहां हैं, तो जरूर कोई बड़ा अपराध होने वाला है, तो ऐसे संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, या कोई संज्ञेय अपराध ये कर चुके हैं, तो अब अगर वो वारंट लेने जाता है तो यहाँ बी, सी और ए तीनों भाग जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए अब यहाँ पर जो ई नामक पुलिस ऑफिसर है, वो इन तीनों को वारंट के बिना गिरफ्तार कर देगा। इसी को कहते हैं संज्ञेय अपराध। ठीक है। अब जैसे हमने किसी को एक तमाचा मार दिया, वहां हमको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये
असंज्ञेय अपराध है, इसके लिए पुलिस को वारंट लेने जाना पड़ेगा, मेरी जमानत तुरंत हो जाएगी। तो संज्ञेय अपराध में अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है वहां पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेती है, वो संज्ञेय अपराध कहलाता है। ठीक है, चलिए ये इसीलिए मैंने इसको फोटो को रखा था कि आपके समझ में ये आ जाए। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो संज्ञेय अपराध एक बार बताइए, चलिए आप बताइए क्या है। हाँ बहुत सही। देखिए ये कह रहे हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेती है वो संज्ञेय अपराध कहलाता है। बहुत सही आपने बताया है, बिल्कुल यही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम परिवाद पढ़ेंगे, परिवाद कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है और कहाँ पे दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक बार मैं आपको बता दूं कि मंडे से मेरी क्लास 3 बजे प्रयागराज में स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन। आप सब वहां उपस्थित होइए, डेमो क्लास लीजिए और मिलकर अपने सपनों को साकार करिए। बहुत कम समय में अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट और क्वांटिटी कम क्वालिटी के साथ, कम क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रा जुडिशियल क्लासेस में। एमपी सिविल जज, यूपी सिविल जज, एडीपीओ, यूजीसी नेट, इन तमाम लॉ से रिलेटेड जो 10 स्टेट में एग्जाम होते हैं उसकी क्लासेस चालू हो रही हैं। आप सब आइए मंडे को 3 बजे आनंद भवन के सामने प्रयागराज, चंद्रा जुडिशियल क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप सब उसमें हेल्पलाइन नंबर में बात करें, अपना डेमो फॉर्म भरें और क्लास ज्वाइन करें। कम समय में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और क्वांटिटी कम क्वालिटी मटेरियल के साथ हमारे यहाँ चालू की जाती है। 100% गारंटी सिलेक्शन। अगर आप चंद्रा जुडिशियल क्लासेस से जुड़ते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ, बशर्ते मेरे बताए हुए जो भी, जिस तरह मैं आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, जिस तरह मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, आपको प्री का टेस्ट, आपको मेंस का टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको जो सेक्शन याद करने के लिए कहा जाएगा वो सेक्शन आप पढ़ के आएंगे और क्लास में ही सुनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, हमने देखा इस एक्ट का क्या नाम है, इस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। ठीक है, हमने देखा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समेकन और संशोधन करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका नाम क्या है, तो नाम हमने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, लेकिन कहाँ पे लागू नहीं है, कहाँ पे इसका विस्तार नहीं है, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर। और इसमें कौन कौन से चैप्टर लागू नहीं होते हैं, इसमें अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 लागू नहीं होते हैं। चलिए उसके बाद इसको कौन लागू करा सकता है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन करके ऐसे जगह पे नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर, ट्राइबल एरियाज पर ये लागू करा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, स्पष्टीकरण में हमने देखा कि राज्य क्षेत्र क्या कहलाता है, वो सॉरी जनजातीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 6 के पैरा 20 में बताया गया है, पैराग्राफ 20 में बताया गया है, वही क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने देखा परिभाषा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमने परिभाषा पहले देखा, सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाता है, तो जो वीडियो कॉलिंग होता है, ठीक है ना, या हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो बात करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जमानत। जमानत में हमने आपको बताया
कि ऐसे किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई शर्त आरोपित किया गया है और उस शर्त को पूर्णतः पालन करते हुए ऐसे विधिक अभिरक्षा से छोड़े जाने के लिए जो अनुरोध करता है वो जमानत कहलाता है। उसके लिए हमने आपको एक जमानत पत्र भी दिखाया। इसमें एक जमानत पत्र कैसे होता है इसको आप देख लीजिए, यही जमानत पत्र होता है। उसके बाद हमने देखा जमानती अपराध क्या कहलाता है, इसको बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो हमने बताया कि बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर ऐसे अपराध को जो अनुसूची में जमानती बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस कहलाता है और जमानती अपराध कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जमानत पत्र, बेल बॉन्ड देखा। तो बेल बॉन्ड का मतलब ये है कि अंडरटेकिंग फॉर रिलेशंस विद सिक्योरिटी, अगर छोड़े जाने के लिए वचनबद्ध व्यक्ति कोई प्रतिभूति के साथ करता है वो बेल बॉन्ड कहलाता है, जमानत पत्र कहलाता है। बंद पत्र क्या कहलाता है, बॉन्ड क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि अगर पुलिस ऑफिसर को या एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी न्यूसेंस पैदा करने वाला है या कोई अपराध करने वाला है, उसको रोकने के लिए बिना सिक्योरिटी, बिना प्रतिभूति के जो बॉन्ड भराया जाता है वो बॉन्ड कहलाता है। ये हमने आपको बॉन्ड भी दिखाया। उसके बाद हम देखें आरोप। आरोप हमने बताया जब एक आरोप या एक से अधिक कोई शीर्ष हो वो आरोप कहलाता है, जैसे हमने आपको सेक्शन के द्वारा बताया गया, चार्ज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद हमने संज्ञेय अपराध देखा है ना, कॉन्जिबल ऑफेंस देखा। उसमें हमने देखा कि कॉन्जिबल ऑफेंस या कॉन्जिबल मामले ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या करता है, जो प्रथम अनुसूची में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम, मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेती है, वो क्या कहलाता है, वो जमानती अपराध कहलाता है, वो संज्ञेय मामला कहलाता है। और ये संज्ञेय अपराध के हमने आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई, ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया। अब रह गया परिवाद। तो परिवाद को हम कल पढ़ेंगे सेम टाइम पे, आपको कल की वीडियो में परिवाद के आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। फिर एक बार हम कह रहे हैं कि मेरी क्लासेस मंडे को चंद्रा जुडिशियल क्लासेस आनंद भवन के सामने प्रयागराज में ऑफलाइन चालू हो रही है। आप सब आइए, डेमो फॉर्म भरिए और क्लास का लाभ उठाइए। बहुत कम समय में क्वालिटी के साथ, क्वालिटी मटेरियल के साथ प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपको कराई जाएगी, जिसमें प्री का नोट्स, मेंस का नोट्स डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्री का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, मेंस का नोट प्रोवाइड कराया जाएगा और 10 ईयर PYQ क्वेश्चन में डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद आज के लिए।